प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में अध्याय 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है रेखाएं और कोण। तो अपन रेखा की परिभाषा कई सालों से पढ़ते आए हैं। रेखा जो मूल बिंदु है उसका सबसे पहले अपन ज्यामितीय क्षेत्र में चलते हैं तो वहाँ सबसे पहले बिंदु की स्थिति आती है। तो बिंदु, जब तक बिंदु को अपन बिंदु नहीं कह सकते, जब तक इसका नाम नहीं होगा तो अपन ने इसका नाम दे दिया, तो इसे पढ़ सकते हैं बिंदु ए है। तो बिंदु ए में इसकी जो विशेषता है, बिंदु की न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई, यानी केवल स्थिति होती है। और जितनी अपने पेन या पेंसिल की नाम बारीक होगी उतना स्पष्ट बिंदु आता है। यानी इसको अपन स्पष्टता से जितनी पेन या पेंसिल की नोक बारीक होगी उसे अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिंदु के बाद में अपन आगे चलते हैं ज्यामिति में। तो एक दूसरा और बिंदु अपन ने लगा दिया, उसका नाम अपन ने दिया ब। यदि इनको दोनों को पैमाने की सहायता से मिलाते हैं तो ये एक रेखाखंड की स्थिति बनती है। तो रेखाखंड की जो परिभाषा होती है वो होती है रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं के आगे इन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। तो रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो निश्चित होती है। इस प्रकार अपन रेखाखंड की स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो अपने हाथ की स्थिति किरण की। यदि रेखाखंड के एक और अपन तीर का निशान लगा देंगे तो वो किरण की आकृति, तो किरण ये बताती है कि किरण एक दिशा में जिस और तीर का निशान लगा हुआ है उस दिशा में वो आगे बढ़ सकती है। इसके बाद अपन ज्यामिति के क्षेत्र में आगे चलते हैं तो किरण के एक और यदि तीर का निशान लगा देते हैं तो वो स्थिति आती है रेखा की। जो अपने रेखा की परिभाषा है, रेखा अनंत बिंदुओं का वह समूह होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात इसमें दोनों और तीर के निशान ये प्रदर्शित करते हैं कि इन्हें अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। यानी इनका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, अंत बिंदु नहीं है। अंत बिंदु का तात्पर्य होता है कि भाई ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो रेखा को अपन दोनों ओर से असममित लंबाई तक आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इस अध्याय में अनेकों प्रकार की अपने इस पाठ्यक्रम में कक्षा 9 के अध्याय 6 में रेखाओं के बारे में। तो चुनिंदा जो निश्चित हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। पहला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे अपन ने ये दो रेखाएं बनाई, ये समांतर भी हो सकती है, असमांतर हो सकती है। तो जैसे अपन ने ये दो समांतर रेखाएं बनाई और इनका नाम दिया अपने ए और बी और दूसरी सी और डी। यदि इनको कोई रेखा काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। यदि अपने को इस स्थिति को इस प्रकार समझे, दो सरल रेखाएं हैं जैसे ए और बी, यानी ये ए और ये दो बी सरल रेखाएं हैं। यदि इनको कोई दूसरी रेखा सी और डी काटती है तो ये स्थिति इस प्रकार भी बनती है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। इसमें जिस बिंदु पर ये मिलती है या काटकर आगे बढ़ती है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। जहां पर ये प्रतिच्छेदन करती हुई यानी काटती हुई, छेद करती हुई आगे बढ़ती है तो वो बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके बाद अपन आगे चलते हैं तो आता है अपने समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के अपन छोटी कक्षाओं में उदाहरण करते हुए हैं। रेल की पटरियां, श्यामपट्ट के किनारे और पाठ्य पुस्तक या उत्तर पुस्तिका की जो किनारे हैं वो भी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार अपन ये रेखा कहते हैं। इन्हें समांतर क्यों कहा जाता है? इसका कारण है इनके बीच में यदि अपन लंबी दूरी मानते हैं तो वो कहीं से भी अपन नापेंगे तो समान नाप के आएगी। इनके बीच में जो लंब रहता है
वो समान आपका है, इसलिए इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। दूसरा कारण, इन्हें यदि अपन आगे और बढ़ाएं तो कहीं पर भी ये जाके नहीं मिलती है, इसलिए इन्हें समांतर रेखाओं की श्रेणी में रखा गया है। कहीं पर भी जाकर के एक दूसरे को नहीं काटती है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तथा इनके बीच की जो दूरी होती है वो सदैव समान, सब जगह समान रहती है। इस प्रकार इन्हें अपन इनको समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद जब अपन आगे चलते हैं तो बिंदु आता है संगामी रेखाएं। संगामी का अपन हिंदी अर्थ देखें तो जहाँ पर संगमन होगा, एक साथ मिलना होता है, वो संगम क्षेत्र कहलाता है। तो संगामी रेखाएं, जैसे अपन ने एक बिंदु लिया, उसको अपन दे सकते हैं P। यदि अपन बिंदु P से एक रेखा खींचते हैं, फिर दूसरी भी रेखा, इस प्रकार अपन इस बिंदु से गुजरती हुई कोई रेखा खींचते हैं, इसका नाम दिया अपन ने A और B। फिर तीसरी कोई रेखा खींचते हैं, उसका नाम दिया अपन ने C। इस प्रकार अपन अनेकों ये रेखाएं बना सकते हैं। तो जहां पर इन सारे बिंदुओं का मिलना हो रहा है, मूल बिंदु है, वो है अपना P। तो संगमन बिंदु को, संगम बिंदु कौन सा कहा है अपना P। और संगामी रेखाएं है, इनका जो अंत बिंदु है वो कहां से प्रारंभ हो रहा है, P से, इसलिए इन्हें कहते हैं संगामी रेखाएं। एक नहीं, दो नहीं, तीन या तीन से अधिक रेखाओं का जब एक साथ मिलना एक बिंदु से होता है, उनका मूल बिंदु एक होता है, वो कहलाती है संगामी रेखाएं। कई बार अपन किरण से बता सकते हैं इनको, तो किरण से भी अपन इसको बता सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने बिंदु P लिया, एक किरण इधर बनाई, एक किरण इधर बनाई और एक किरण इधर, तो कुल मिलाकर ये रेखा की स्थिति कहलाती है, इसलिए इन्हें संगामी रेखाएं कहते हैं। आगे अपन चलते हैं तो बिंदु आता है संरेख। तो संरेख से सीधा सीधा तात्पर्य है, कोई अपन मान लो एक AB रेखा बनाए, A और B रेखा बनाए, इसके ऊपर इसी रेखा पर स्थित कोई बिंदु अपन ने ले लिए, जैसे यहाँ पर P लिया, यहाँ Q लिया, यहाँ कोई भी अपन बिंदु ले सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक बिंदु किसी रेखा पर आ जाते हैं और वो एक ही रेखा पर, सीधी रेखा पर है, तो उन्हें कहते हैं संरेख बिंदु। इसके बाद अपन अपना जो अध्याय है, इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में अनेकों रेखाओं के बारे में अपने को समझना है। तो जो मुख्यतः रेखाएं थी उनके बारे में अपन समझ चुके। अब इसके बाद में आता है कोण। तो दो सामान्यतया कोण की जो परिभाषा होती है वो होती है, एक मूल बिंदु अपन ने निश्चित बिंदु बनाया A, यहाँ से अपन ने एक किरण बनाई, उसका नाम दिया बिंदु B। इस मूल बिंदु पर, शीर्ष बिंदु पर यहाँ से एक और अपन किरण बनाए, उसका नाम दिया अपन ने C। ये जो स्थिति बनती है, ये बनती है कोण की। यानी अपन कोण की स्थिति को अपने पाठ्य पुस्तक से भी ले सकते हैं, उसमें भी कोण बनता है। बोलते हैं पेजों को, तो दो पेजों की जो स्थिति आती है वो भी अपने उसमें कोण की स्थिति बनती है। इस प्रकार से यहाँ जो बन रहा है वो कोण का है। तो अपने प्रश्नावली के आधार पर, अध्याय के आधार पर जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु कौन सा होगा, A से प्रारंभ होती है, तो एक कोण की आकृति कहलाती है। जब कोण के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं तो उसके बाद चलते हैं अपने इस अध्याय में अनेकों प्रकार के कोणों के बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो पहला है, अपन पढ़ते आए हैं, सबसे पहला आता है न्यून कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है, एक समकोण से छोटा होता है, वो न्यून कोण कहलाता है। उसके बाद चलते हैं, न्यून कोण के बाद आता है समकोण, जो 90 डिग्री का कोण होता है, वो समकोण। उसके बाद अधिक कोण आता है जो 90 डिग्री से बड़ा, यानी एक समकोण से बड़ा और दो समकोण से छोटा। अधिक कोण के बाद में अपना जो आता है वो वृत्त कोण होता है, जो वृत्त कोण जो होता है वो 4 समकोण से छोटा होता है। इस प्रश्नावली में अपन जो मुख्यतः पढ़ेंगे वो है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के लिए अपन कर सकते हैं, इसके लिए अपन ने एक रेखा बनाई, इसका नाम दिया अपन ने A और B। जब इसको, इस रेखा को
दो प्रतिच्छेद रेखाएं काट रही है, इस प्रकार से स्थिति बनती है। तो इसको अपन इसका नाम C और D दे सकते हैं, इसका नाम P और Q दे सकते हैं। तो शीर्षाभिमुख का सीधा सीधा है, इनका जो कोणा मिल रहा है ये मिल रहा है, तो इसके सामने ये, तो इसका मतलब C यहाँ पर कोई मूल बिंदु अपन ने को लिख दिया। तो शीर्षाभिमुख जो कोण है वह है C और P, इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, तो इसके सामने है Q और D, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। दूसरा, यदि अपन P और B लेते हैं तो इसके सामने जो कोण बन रहा है वो ये है AO, यानी A और Q, तो ये जो कहलाते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और अपन प्रमेय में शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है संगत कोण। तो संगत कोण में अपन देखते हैं, माना कि अपन किसी शहर की सड़कों के बारे में सोचते हैं, तो इस प्रकार किसी शहर की, माना कि ये सड़कें हैं, यहाँ पर अपन ऐसी स्थिति बनाते हैं, इसको तिरछा बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का मकान नंबर 1 पर है, तो अपनी जो स्थिति आएगी संगत कोणों में, यहाँ अपने को चलना था नंबर 1 पर और किसी अपन आगे निकल गए, तो अपनी स्थिति जो होगी वो कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो माना कि यहाँ पर कोण 4 हो, तो अपन कह सकते हैं 1 और संगत। संगत का अर्थ है इसका जो मान होगा वही इसका मान होगा, इसकी जैसी स्थिति होगी वैसी कोण 4 की होगी। तो इनके बारे में अपन और प्रमेय में आगे अध्ययन करेंगे। इस प्रश्नावली में मुख्य है आसन्न कोण। आसन्न कोण के बारे में अपन एक आयत का चित्र बना के समझते हैं। ये जैसे अपन ने आयत बनाया, आयत की विशेषता आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण डिग्री के होते हैं, इसलिए आयत इसे कहते हैं। आयत में अपन आसन्न भुजा से समझते हैं, यानी ये भुजा AB के साथ कौन सी भुजा मिल रही है, इधर BC, तो अपन लिख सकते हैं AB व BC आसन्न भुजा कहलाती है। दूसरी ओर देखते हैं तो ये AB और ये AD भी आसन्न भुजा कहलाती है, यानी इनमें एक जो बिंदु है वो वनिष्ठ बिंदु है, इसलिए इन्हें अपन आसन्न भुजाएं। अपना जो समझना है वो आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण के बारे में अपन समझ सकते हैं। अपन ने लिखा कोण ABC, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ABC। इसके बाद अपन आगे वाला जो दूसरा बिंदु है उस B, तो यहाँ से अपन लिखेंगे कोण BCD। इसमें भी कौन सा बिंदु आ रहा है, B, इसका मतलब ये B और C दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं आसन्न कोण। तो आसन्न कोण की जब अपन बात करते हैं तो आसन्न कोणों का योग दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। आसन्न कोण और इससे मिलता जुलता एक और शब्द है वो है समकोण कोण। तो आसन्न कोण की जो अपने अध्ययन परिभाषा है वो है दो कोण आसन्न कोण कहलाती है, उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो। जैसे अपन ने ये A और B रेखाखंड बनाया, इस पर अपन ने एक नाम दिया, दूसरा C, तो ये एक कोण न्यून कोण की स्थिति बन जाती है। इसके बाद अपन इसी मूल बिंदु से एक और कोई किरण कड़ी करते हैं, उसका नाम दिया अपन ने C। तो ये कोण, माना कि ये कोण अपना 60 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से ये कोण अपना 120 होगा, क्योंकि दोनों का जो मान आता है वो 180 डिग्री आता है। तो ये जो स्थिति आती है वो आसन्न कोण की स्थिति कहलाती है। तो दो कोण आसन्न कोण कब कहेंगे, यदि उनका एक शीर्ष बिंदु हो, यानी एक वरिष्ठ शीर्ष बिंदु दोनों का एक ही हो, मूल बिंदु, और एक कोण की दूसरी भुजा वो वरिष्ठ भुजा एक की ओर, कुल मिलाकर इनकी स्थिति एक की ओर होनी चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण के बाद में अपन जब चलते हैं तो अपना मुख्य जो पॉइंट इस अध्याय पूरे अध्याय में रैखिक कोण युग्म। तो रैखिक कोण युग्म का तात्पर्य जो होता है, रैखिक शब्द का अर्थ होता है, रैखिक शब्द का अर्थ होता है सरल। यदि अपन चर वाली राशि में लेते हैं तो जिन चरों का मान एक होता है उसे रैखिक कहते हैं। तो रैखिक का अर्थ होता है सरल। इसमें घातों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे अपने एक्स लिखा तो ये सरल रेखा में और इसको द्विघाती बोलते हैं, तो ये है रैखिक। रैखिक युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा। और कोण की अपन परिभाषा जानते हैं, तो दो आसन्न कोणों का योग, उनकी स्थिति यदि दो आसन्न कोण मिलकर के
180 डिग्री होते हैं, यदि वो वरिष्ठ भुजा के अतिरिक्त दो भुजाएं हो, विपरीत दिशा में किरणें हो, तो स्थिति क्या बनती है? माना कि अपन ने एक रेखा बनाई, उसका नाम P और Q दिया। यहाँ इसका मूल बिंदु था, मान लिया अपन ने O। यदि O से अपन एक किरण और खड़ी करते हैं तो इस प्रकार की जो स्थिति आती है वो रैखिक कोण युग्म की कहलाती है। कारण क्या है? क्योंकि यदि अपन आसन कोण की दृष्टि से देखें तो इन दोनों का मान निश्चित रूप से 180 डिग्री आएगा। क्योंकि यदि मान लो इधर 70 डिग्री आता है, तो यदि इन दोनों का अपन आप देखते हैं चांदे से तो वो 110 डिग्री आता है। तो ये दो आसन कोणों को का रैखिक युग्म कहते हैं। यदि उनमें वरिष्ठ भुजा कौन सी है? ये। माना कि इसका ऊपर यदि हटा देंगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो वरिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जिसका महत्व हो दोनों के लिए। यदि वरिष्ठ भुजा के अलावा भुजाएं दो विपरीत किरणें होती है, यानी ये जो किरणें आ रही है ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, ये इधर दाईं ओर जा रही है और ये जो किरण आ रही है वो बाईं ओर आ रही है, इसलिए कहते हैं विपरीत किरणें हो। तो इस प्रकार का यदि कोई कोण होता है तो उसे रैखिक कोण युग्म से अपन प्रदर्शित करते हैं। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, यहाँ पर माना कि मान दिया D, तो दे दिया D और Q बराबर अपना 70 डिग्री है, तो ज्ञात करना है अपने को कोण D और P का मान ज्ञात करो। तो अपन मान लेते हैं रैखिक कोण युग्म से। रैखिक कोण युग्म का मतलब होता है दो आसन्न कोणों का योग जो है वो निश्चित रूप से 180 डिग्री आता है। इसके बाद अपन इस प्रश्नावली में कई प्रकार के प्रमेय पढ़ेंगे। शीर्षाभ सिद्ध करो, शीर्षाभिमुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार अपन कल जो पढ़ेंगे वीडियो में, उसमें अपन उन कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।